नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 11 की बैठक की। सीएम योगी ने प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की रणनीति बनाई। सीएम योगी ने लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए 10,000 बसें लगाई, तो वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेडिकल स्कैनिंग के लिए 50,000 मेडिकल टीमें लगाई गई। तो वहीं सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी कम्युनिटी किचन की जियो टैगिंग की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे प्रदेशों से यूपी लौट रहे मजदूरों और अन्य लोगों के लिए राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद अधिकारी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने में जुट चुके हैं। आपको बता दें, योगी सरकार पहले चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के जरिए काम धंधे में लगाने की तैयारी भी कर रही है और बाहर से यूपी आने वाले कुशल कामगारों को उनकी रुचि के हिसाब से ट्रेड का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह 10:30 बजे टीम 11 के साथ सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ पुनः बैठक की। माननीय मंत्रीगण भी, वित्त मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी जो है सभी उपस्थित थे। इस बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिया है कि प्रदेश में व्यापक संख्या में कामगार और श्रमिक वापस आ रहे हैं। ऐसे में हर जनपद में उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी विशेष सचिव स्तर के हर जनपद में भेजने का निर्देश दिया है, जो अधिकारी कमिश्नर्स की जो मार्गदर्शन है उसके अधीन काम करेंगे। आप सबको मालूम है कि प्रदेश में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग जो है छात्र और श्रमिक लौट चुके हैं। हरियाणा से 11,000 से अधिक लोग लौट चुके हैं, मध्य प्रदेश से 6,000 से अधिक लौट चुके हैं, राजस्थान से करीब 11,000 से अधिक लौट चुके हैं, उत्तरांचल से 1,500 लौट चुके हैं, कोटा से छात्र करीब 12,000 लौट चुके हैं, प्रयागराज के छात्र ही हमारे प्रदेश के 15,000 अगल बगल के आसपास के जनपदों में जा चुके हैं और गुजरात से अब तक 2 ट्रेन हमारी जो है आगरा और कानपुर आ चुकी हैं और अहमदाबाद, बनासकांठा, बड़ौदा, नाडियाड, साबरमती और खेड़ा साबरमती 5 ट्रेनें हमारी गुजरात से चल चुकी हैं, जो अलग अलग स्थानों पर यथा आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर जो है पहुंच रही हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में हमारे श्रमिक और हमारे साथी जो कामगार हैं वो आ रहे हैं। आपने देखा लखनऊ में जो ट्रेन आई, बहुत व्यवस्थित रूप से जो है हर श्रमिक का उतरकर उनका मेडिकल चेकअप हुआ, उनको भोजन आदि कराया गया और फिर व्यवस्थित रूप से रोडवेज की, यूपी रोडवेज की बसों को से उनको जो है अपने घर भेजा गया। अपने घर यानी पहले अपने जिले में जाएंगे, जिले में वहां पर जिलाधिकारी रिसीव करेंगे, फिर उनकी एक बार चेकिंग होगी और फिर उसके बाद वहां चेकिंग करने के बाद जिनका कोई भी सिम्टम या आदि नहीं होगा वो होम क्वारंटाइन में। वहीं लॉकडाउन में राहत के बीच मजदूरों की घर वापसी विवाद का केंद्र भी बनती जा रही है। विपक्षी दलों के नेता मजदूरों के रेल किराया वसूलने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं और इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश इकाइयों से मजदूरों का किराया खर्च उठाने के लिए कहा है। तो वहीं इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनका किराया देगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों से किराया लेना निंदनीय है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज सभी पीसीसी को निर्देश दिया है कि
प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक जाने का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर तरह से मजदूरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रदेश में जहां के भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके प्रदेशों तक छोड़ने की व्यवस्था कांग्रेस करेगी। आप सभी को यह सूचना होगी कि मजदूरों से इस विपदा की स्थिति में भी किराया लिया जा रहा है, वह भी जो पहले का किराया था उससे ज्यादा लिया जा रहा है। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है कि हम आपको अपने देश के निर्माता मजदूरों के साथ खड़े हों। हम उत्तर प्रदेश के फंसे प्रवासी मजदूरों को रेलवे किराया वहन करेंगे। सरकार से यह भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों के लिए रेलवे यात्रा शुरू की जाए, ताकि हम पूरी तरह अपने पास से वह खर्चा वहन करके उन मजदूरों को उनके प्रदेशों तक भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन के जरिए रविवार को अहमदाबाद से 1200 मजदूर ताज नगरी पहुंचे। सभी के कैंट रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। आगरा के 595 मजदूरों को तहसीलवार क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, तो वहीं दूसरे जिलों के मजदूरों को बसों के द्वारा भेज दिया गया। यहां पर मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले से तैनात थी। स्टेशन पर शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए आपको बता दें, रस्सी से इसे 3 जोन में बांटा गया। तीनों गेटों से निकलने वाले मजदूरों का स्क्रीनिंग और नाम पता नोट करने के बाद ही बाहर जाने दिया गया। स्टेशन के बाहर जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी तैनात थे। लॉकडाउन में हर प्रकार के व्यापार बुरी तरह से चरमरा रहे हैं। आमजन परेशान है, लेकिन लॉकडाउन के बीच आगरा के एक कारोबारी को ऐसा संदेश मिला कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल विद्युत विभाग ने डेयरी फार्म हाउस के मालिक को 1 महीने का 1 अरब 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल भेज दिया। बिल को देखकर डेयरी मालिक के होश उड़ गए। ये इन्होंने केवल मार्च 2020 अभी जो महीना ये पीछे निकल के गया है उसी का बिल भेजा है इतना, और किसी भी सक्षम अधिकारी ने बिल पे 3 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, बिल बनाने वाला, बिल चेक करने वाला और बिल जारी करने वाला। किसी ने भी इसको नहीं देखा और कायदे से आना नहीं चाहिए था, और आते ही ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जिसने संज्ञान लिया हो। जब मैंने शिकायतें करी आपके प्रेस के माध्यम से, जब प्रेशर बना, तो अभी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन बिल ठीक अभी भी नहीं हुआ है। कितने परेशान है? 1 अरब 13 करोड़ रुपए का बिल। और ये तो देख के जो है मुझे बहुत शॉकिंग लगा। ये लगा कि पता नहीं क्या हो गया। और पहले मेरा बिल पीएस कोल्ड स्टोरेज वाला 92,70,000 का कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मैं 2 साल के संघर्ष से भी आज तक ठीक नहीं करा पाया हूँ। अब इस बिल का क्या होगा भगवान ही मालिक है। उधर बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां अवैध तरीके से भारी मात्रा में फेंकी हुई एक्सपायर दवाइयां मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचे जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि मामले में जांच कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कल शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि भारी मात्रा में कुछ दवाइयां जो एक्सपायर्ड हो रखी थी वो अवैध तरीके से फेंकी हुई मिली, जिनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, MOIC कप्तानगंज और हरैया के तहसील की टीम भी पहुंची। मैं स्वयं तहसीलदार साहब वहां जाके मौका मुआयने में शिकायत बिल्कुल सही पाई गई, और ये भी लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शायद कुछ ग्रामीणों ने थोड़ा सा अवेयरनेस के लैक में कुछ शायद दवाइयाँ वहाँ से उन्होंने उठा ली। तो रात ही में डुग्गी मुनादी करवाई गई गाँव में जाके कि भाई कोई उन दवाइयों का प्रयोग ना करे, इन दवाइयों को नष्ट कर दे या हमारे पास वापस जमा कर दे। और उसके बाद सफाई कर्मी लगा के लेखपाल और सेक्रेटरी की सहायता से ये सुनिश्चित किया जा रहा है घर घर जाकर कि कोई भी भूलवश भी इन दवाइयों को प्रयोग में ना ले। इसकी जांच चल रही है। जैसे ही ये पता लग जाएगा कि ये किसका कृत्य है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, और आवश्यकता पड़ने पर अगर लाइसेंस उनको निलंबित करना पड़ा तो गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब अचानक से 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर हो गई, जिसे मेरठ रेफर किया गया। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि उन्हीं के क्षेत्र में 2 से 3 जगह पर अवैध शराब
बेची जा रही है, जिसे पीने से दो की मौत हो चुकी है और एक की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर किया गया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों की मौत शराब से नहीं, सैनिटाइजर पीने से हुई। हालांकि अब बड़ा सवाल उठता है कि जब पुलिस सैनिटाइजर पीने से मौत बता रही है तो दोनों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। हालांकि इस खबर से इस क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। परिवारजनों ने मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। दारू बिक रही है गाँव में, मना करते करते गाँव में चोरी चोरी दारू बिक रही है और दारू में दवाई मिला के पिलाई है। तो क्या आपको किसी पे शक है, किसी ने दवा? हाँ, गाँव में ये दारू बिके है, वो दारू बेचे में मना भी करके आई, कई बार लड़के भी आई हो, फिर भी लोग कहती है ऐसी दारू बेचूंगा, रोक लो जिस पर रुकता हूँ मैं। तो क्या नाम है उसका, कुछ जानते हैं आप उसका नाम? नीटू नाम है उसका। अच्छा, तो आपके पति के अलावा किसी और गांव में शराब पीने से किसी की मौत हुई है? नहीं, अभी 2 मौत हुई है गाँव में ही हुई है, उसी दारू पीने से ही जिससे मेरे पति की हुई है। क्या पुलिस मौके पर आई थी? पुलिस को पता नहीं, फोन किसी ने करा न करा, पर पुलिस अब आई है। क्या उनकी अंतिम संस्कार हो चुका है? हाँ। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से शराब की दुकान खोलते ही भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए आबकारी विभाग ने अंकुश लगाया है। सुबह से शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ ने फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही तमाम गाइडलाइन का उल्लंघन किया। तो प्रमुख सचिव आबकारी संजय भुसरेड्डी के साथ आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद को मैदान में उतरना पड़ा। प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी संजय भुसरेड्डी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में शराब की बिक्री खोल दी गई है। यह प्रक्रिया अब चालू रहेगी, लेकिन अभी 3-4 दिन तक लोग सीमित मात्रा में ही शराब खरीद सकेंगे। अगली खबर एटा से है, जहां प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोली गई, तो वहीं दुकानों पर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। शराब खरीदने के लिए लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर आए। उस पर प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा भी कल एक गाइडलाइन जारी की गई है शराब की दुकानों को खोलने के लिए, तो वो आदेश रात में प्राप्त हुआ है। उस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज जो है सशर्त दुकान खोलने की अनुमति दिया गया है। उसके क्रम में अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो क्या निर्देश है, कैसे लोग लेने जाएंगे, क्या उनके लिए भी कोई निर्देश जारी किया गया है, कोई उनके लिए नियम बनाया गया है? निर्देश दुकान खोलने के संबंध में तो ये जो हॉट स्पॉट हैं या कंटेनमेंट एरिया है वहाँ की दुकानें नहीं खुलेंगी, अगर कोई हॉट स्पॉट एरिया है। उसके अलावा दुकानें खुलने के लिए भी शर्त है, जैसे कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह हैं तो उनके अंदर नहीं खुलेगी मॉल के अंदर, और उसमें कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दिया गया है कि सुबह 10 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे और 5 ग्राहक रहें लाइन में और उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रहे, 6-6 फुट की दूरी रहे, यानी 2-2 गज की दूरी रहे, ये निर्देश है। लॉकडाउन 3 आज से शुरू हो गया है और सरकार ने आज से रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाकों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी थी, जिससे कुछ राजस्व की वसूली हो सके। जैसे ही सोमवार को जालौन के कोंच नगर में शराब के ठेके खोलने का समय हुआ, लोग उसके पहले ही ठेकों पर पहुंचकर शराब के लिए लाइन में लगे नजर आए। इतना ही नहीं, जहां से शराब मिलनी थी वहां पर लोग मधुमक्खी की तरह जाली पर चिपके नजर आए और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी है। इनमें से एक शराब की दुकानें खोलने को लेकर है। आज सोमवार से शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकानें खोले जाने की छूट के बाद लोग सुबह से शराब की दुकानों के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। तो साथ ही यह भी कहा कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर या चेहरा ढककर ही बाहर निकलेगा।
हापुड़ जिले में सोमवार सुबह से शराब ठेकों के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। लोग सुबह 6 बजे से शराब खरीदने के लिए लाइनों में लगे नजर आए। सुबह सुबह ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर लोग शराब खरीदने पहुंच गए। दरअसल हापुड़ जिला अधिकारी ने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक शराब ठेकों को खोलने की अनुमति दी है, जिसकी सूचना मिलते ही लोग बड़ी संख्या में शराब खरीदने के लिए निकल पड़े। गौरतलब है कि गाइडलाइन के मुताबिक एक बार में केवल 5 लोग ही शराब की दुकान के बाहर खड़े हो सकते हैं, तो साथ ही 6 फुट की दूरी का पालन अनिवार्य है। लेकिन ठेकों के बाहर उमड़ी भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। ग्रामीण इलाकों में कुछ दुकानों पर जरूर 1 मीटर की दूरी पर गोल घेरे बनाए गए हैं, लेकिन यहां भी लोगों की भीड़ इकट्ठा होती हुई दिखी। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए उसके संबंध में प्रतिबंधों के साथ शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। जनपद हापुड़ में आवश्यक वस्तुओं के जो खुलने की दुकानों के खुलने का समय है, प्रशासन द्वारा वही समय रखा गया है। सवेरे 7 से 10 बजे तक ये खुलेंगी 3 घंटे, तत्पश्चात बंद हो जाएंगी, फिर अगले दिन ये खुलेंगी। और हॉट स्पॉट जोन के स्थानों को छोड़ करके बाहर की दुकानों को खोलने की अनुमति है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस के साथ मिल करके, कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद शराब की दुकानें खुली हैं, इसलिए ये बहुत समस्या आ रही है। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश के साथ जुटे हुए हैं। सर, जनपद में कुल कितने शराब के ठेकों को अनुमति दी गई है? लगभग 170 के आसपास के ठेकों की अनुमति। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में सोमवार से शराब की दुकानें खुल गई है। यहां ज्यादातर दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। दुकानों पर मारामारी के हालात हैं और तमाम लोग बिना मास्क लगाए दुकानों पर पहुंचे। वहीं दुकानों के आसपास भी लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। प्रयागराज में हालात ये रहे कि कहीं पुलिस को लाठी चलानी पड़ी तो कहीं फोर्स तैनात नहीं थी। ज्यादातर जगहों पर मारामारी के हालात नजर आए। कोविड-19 की वजह से जो है 40-42 दिन से ये मसाला बंद था, और इसको जो है आज खुलने पे हम लोगों ने नारियल और फूल माला चढ़ाकर, और इसको जो शुरुआत हुआ तो बहुत अच्छा हुआ कि ये शुरुआत हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कतें थी। 40-42 दिन से लोग घर में जो है एकदम फ्रीज हो गए, और ये मिलने से काफ़ी राहत मिली हम लोग। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा चुका है और इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कुछ रियायतें दी गई है। इन रियायतों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। अलीगढ़ में इसके पहले दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दुकान के सामने 2 गज की दूरी पर गोल घेरे बनाए। तो वहीं जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार महानगर रेड जोन में है, इसीलिए सभी व्यवस्था यथावत रहेंगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र ऑरेंज जोन में है, इसीलिए वहां दुकानें और प्रतिष्ठान सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। इन क्षेत्रों में ग्रामीण अपने वाहनों से आ जा सकेंगे। क्या क्या मुख्य बिंदु रहे? अभी जो थर्ड जो ये लॉकडाउन का जो 15 तारीख का प्रोटोकॉल है वो शासन द्वारा आया है, उसी के संबंध में हमने अधिकारियों के साथ बैठक की है। और उसमें चूंकि अलीगढ़ नगर निगम का क्षेत्र रेड जोन में है, तो रेड जोन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हम लोग पहले 6 से 11 तक खोलते थे, 10 तक, अब उसका समय बढ़ा करके 7 से 1 बजे तक कर दिया गया है। शेष जो मोहल्ले हैं जो बस्ती में हैं, जहाँ पर अगर कोई किराना की दुकान है तो उनको भी खोलने के लिए कहा गया है, और बाकी निजी कार्यालय जो है उनको 33% क्षमता से खोलने के लिए कहा गया है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र उसमें ऑरेंज जोन में है। ऑरेंज जोन में जो भी गतिविधियां हैं वो सारी अनुमन्य की गई हैं। खास करके औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया गया है, कृषि संबंधी कार्य शुरू किया गया है, मनरेगा से संबंधित कार्य, पंचायतों का कार्य शुरू किया गया है। और नगरीय क्षेत्र में जो दुकानें हैं, ग्रामीण जो टाउन एरिया और नगर पालिका क्षेत्र में, उसमें SDMs को निर्देशित किया गया है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए खुला दुकान। ये बताइए किस तरीके के गोले बेच रहे हैं, क्या है ये, किस तरीके के? ये शराब की दुकानों का खोलने के आदेश हैं, और जैसे ही आदेश प्राप्त होंगे उस हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। एक पर 2 गज की दूरी पे गोला खींचे जा रहे हैं। 5 ग्राहकों के लिए 5 गोले बनाए जाएंगे। एक ग्राहक को बारी बारी से शराब दी जाएगी।
तो कोई इसकी क्वांटिटी तय की गई है गवर्नमेंट की तरफ से? अधिक से अधिक एक कस्टमर को 2 बोतल दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। और किस तरीके से मानक को किस तरीके से फॉलो कर पाएंगे? कितने दिन का ये आदेश रहेगा? ये मास्क ग्लव्स पहनकर बिक्री करेंगे, सैनिटाइजर हैंड वॉश की उचित व्यवस्था है वो सब बनाई गई है, और काउंटर के सामने 6 फीट यानी 2 गज की दूरी सफ़ेद गोले बनाए जा रहे हैं जो बन गए हैं, इसके हिसाब से सेल चलेगी। अधिकतम 5 ग्राहक ही खरीदारी कर सकेंगे, वो भी बारी बारी से। लॉकडाउन 3 आज से लागू हो गया है और इसके साथ ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों में कुछ रियायत सरकार की ओर से दी गई है। बाराबंकी में जरूरी दुकानों पर तो कुछ खास नहीं, मगर शराब की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा सकती है। यहां शराब की खरीदारी को लेकर लोग काफी आतुर दिखे और देखते ही देखते दुकानों पर भीड़ बढ़ गई। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन अभी तक यहां दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रत्येक शराब की दुकानों पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया और जिला आबकारी अधिकारी खुद अपनी टीम के साथ दुकानों का दौरा कर रहे हैं। स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उन सब में हमने एक सिपाही की ड्यूटी लगाई है अपने आबकारी के, और मैं भी और सारे इंस्पेक्टर एरिया में राउंड पर रहेंगे। किसी भी तरह की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक के लिए समय निर्धारित किया गया है। सुबह 10 से लेकर 7 बजे तक की दुकानों पर बिक्री की जाएगी। क्या मात्रा तय करी गई है? कितना एक बायर को कितनी बॉटल्स आप जो लोग पर्सनल लिमिट में अलाउड है वही 1.5 लीटर तक उनको दी जाएगी, इसके ऊपर किसी को नहीं। जिस तरह से एकदम से भीड़ आ गई है, जिस तरह से शॉप पे आप खड़े हुए हैं वहाँ भी एकदम से भीड़ आ गई, तो इसको किस तरह हैंडल करेंगे? उसके लिए मैंने जो ऐसी दुकानें जहाँ पे भीड़ होने की संभावना थी उन दुकानों पर मैंने अपने एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई है, और मैं और इंस्पेक्टर भी परमानेंट ग्राउंड पर रहेंगे कि किसी भी तरह की स्थिति खराब ना हो। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।